हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़ से। देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि धातुएं किस प्रकार से विभिन्न पदार्थों से अभिक्रिया करके रासायनिक पदार्थों का निर्माण करती है। हमने वहां पर पढ़ा था कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, धातु लवणों के साथ, अम्लों के साथ, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाती है। आज हम उसी क्रम में जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस धातु अधातु अध्याय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे धातु क्रम, जिसका अर्थ होता है धातुओं का निष्कर्षण, अर्थात धातुओं को हम कैसे निकालते हैं। धातु निष्कर्षण टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए पहले हम ये देखें कि धातुएं हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, धातुओं का हम अपने चारों ओर नजर दौड़ा के देखते हैं तो चारों तरफ इस्तेमाल करते हैं। अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, घर से बाहर भी इस्तेमाल करते हैं। घर से बाहर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में, हमारे विद्यालय के अंदर, हम रास्ते में चल रहे हैं वहां पे जो भी हम देखते हैं उन धातुओं का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार हमारे घर में भी धातुओं का इस्तेमाल होता है। हम अपने घर के अंदर ही देखें कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण धातुएं हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सोने चांदी को ले। सोना और चांदी जिनसे आभूषण बनते हैं, और इसके अलावा सबसे अधिक जो हमारे घर में उपयोग होने वाली धातु है लोहा। लोहे से बहुत सारी चीजें हमारे घर के अंदर बनी होती हैं, जैसे लोहे का दरवाजा है, जो खिड़कियां होती है उनके अंदर लोहा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं इनके। तो धातुएं हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो धातुएं हैं वो हमें किस अवस्था में मिलती है, कहां से मिलती है। यह हमें पृथ्वी की ऊपरी सतह से मिलती है, जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं। उसके अंदर से हम इन्हें खोद कर निकालते हैं, और जब वो निकलती है तो वो अशुद्ध अवस्था में होती है। उनके साथ बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं या दूसरे तत्व मिले होते हैं। अब हमें उन्हें अलग करना होता है, और अलग करना ही धातुओं को उनकी अशुद्धियों से अलग करना ही क्या कहलाता है, धातु क्रम कहलाता है, धातु निष्कर्षण कहलाता है। इंग्लिश में इसको मेटलर्जी कहते हैं। चलिए, अभी हम ये देखें मेटलर्जी कैसे करते हैं, धातु निष्कर्षण कैसे करते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि धातुएं हमें पृथ्वी तल के अंदर किस अवस्था में मिलती हैं। देखिए, धातुएं पृथ्वी तल के अंदर दो अवस्थाओं में मिलती हैं। वो अवस्था कौन कौन सी है। नंबर एक अवस्था है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था, इस मुक्त अवस्था के अंदर जो धातु रहेगी वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। मुक्त का मतलब स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेट में, किसी के साथ जुड़ी हुई अवस्था में नहीं मिलेगी। और ये कौन सी धातु हो सकती है, जरा सोचिए। ये वो धातुएं होती है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। हमने पीछे पढ़ा था धातुओं की रासायनिक क्रिया में कि कुछ धातुएं ऐसे होती हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती। अब वो धातुएं कौन सी हैं जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती, तो उसके अंदर आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये आसानी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब हम आते हैं दूसरी अवस्था पर कि पृथ्वी के अंदर जो दूसरी अवस्था है उसमें जो धातु है वो कौन सी अवस्था में मिलती है। वो अवस्था है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था, इसमें जो धातुएं हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगी। संयुक्त का मतलब किसी के साथ जोड़ी हुई अवस्था में, अर्थात जो हमारी धातु रहेगी उसके साथ कोई ना कोई और तत्व या पदार्थ या अशुद्धि मिली रहेगी, जुड़ी रहेगी। और इस संयुक्त अवस्था में मिलने वाली जो धातुएं हैं वो बहुत सारी हैं,
जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, इनमें मुख्य रूप से वो धातुएं आ जाएगी जो अभिक्रियाशील है। जो अतिक्रियाशील है वो तो मिले ही मिलेंगी। जो मध्यम दर की अभिक्रियाशील धातुएं हैं ना, वो भी इसी अवस्था के अंदर मिलती है। तो वो देखे जरा उसके उदाहरण कौन कौन से हैं कि जो संयुक्त अवस्था में मिलती है। देखिए संयुक्त अवस्था में मिलने वाले जैसे सोडियम धातु है, अतिक्रियाशील है, कभी भी अकेला नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से पोटाशियम धातु हो गई, एल्यूमिनियम धातु हो गई, जिंक धातु हो गई, है ना, आयरन धातु हो गई। ये ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेंगी, मुक्त अवस्था में नहीं होंगी। तो कौन सी अवस्था में होंगी? संयुक्त अवस्था में होंगी। अर्थात ये किसी न किसी तत्व के साथ या किसी न किसी अशुद्धि के साथ मिली रहेंगी, जुड़ी रहेंगी। तो अब क्योंकि इनका हम उपयोग भी बहुत अधिक करते हैं अपने दैनिक जीवन में, सोडियम का, पोटाशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, आयरन का, बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं इनके अलावा और भी जिनका हम अपनी लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो धातुएं हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेंगी, संयुक्त अवस्था में मिलेगी, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी। तो इनको हमें शुद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि इनका इस्तेमाल तो हमारे दैनिक जीवन में है ही। और अब हम इनको अगर ऐसे ही ला के इस्तेमाल करेंगे तो इनमें अशुद्धियां उपस्थित हैं, उन अशुद्धियों को हमें अलग करना पड़ेगा। उन अशुद्धियों को अलग करना ही धातु निष्कर्षण कहलाता है। धातुओं से उनकी अशुद्धियों को, उनके साथ जो तत्व जुड़े हुए हैं उनको अलग करना ही क्या कहलाता है? धातु निष्कर्षण कहलाता है। इस पूरी अभिक्रिया को धात्वीकरण भी कहते हैं। आज से अगर पूछा जाए कि धातु कितनी अवस्था में मिलती हैं, तो आप क्या बताएंगे कि धातु दो अवस्था में मिलती है, मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में कुछ धातुएं जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती वो मिलती हैं, और संयुक्त अवस्था में वो धातुएं मिलती हैं जो क्रियाशील है, जो अति क्रियाशील है या जो मध्यम दर से क्रियाशील है, वो धातुएं मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये धातुएं हमें मिलेंगी कहां से। ये धातुएं हम कहां से निकालते हैं? पृथ्वी के तल से निकालते हैं, भूप्रपट्टी से निकालते हैं। और ऐसा पदार्थ जिसको हम भूमि के अंदर से खोद के निकाल रहे हैं उसको खनिज कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं? खनिज। खनिज पदार्थ क्या होगा? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ ऐसे पदार्थ जिन्हें पृथ्वी के तल से खोद कर निकाला जाता है। वे पदार्थ जिनको पृथ्वी के तल से खोद कर निकाला जाता है उसको खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ बहुत सारे हम ऐसी चीजें हैं जिनको पृथ्वी से खोद कर निकालते हैं, जैसे लोहा हो गया, कोयला भी हो गया इसमें जो पृथ्वी के तल से खोद के निकाला जाता है, अभ्रक भी इसके अंदर आ जाता है, अभ्रक आदि। ये सभी कौन से पदार्थ हैं जो हम पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकालते हैं। तो वे पदार्थ जिनको पृथ्वी के अंदर से खोद के निकाला जाता है, माइनिंग करके निकाला जाता है, खनिज पदार्थ कहते हैं। देखिए इसके नाम से भी पता चल रहा है, खनिज अर्थात खान से। खान, खान कौन सी होती है? जिसको माइन कहते हैं, खोद के निकालते हैं खानों से। तो वे पदार्थ जिनको खोद कर खानों से बाहर निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। तो आपको खनिज पदार्थ का पता चल गया होगा कि खनिज किसको कहते हैं। अब एक और परिभाषा पे आते हैं जो खनिज से ही संबंधित है, और वो है परिभाषा अयस्क। अयस्क, देखिए अयस्क क्या होता है? अयस्क खनिज पदार्थ ही होते हैं, अयस्क भी। अर्थात अयस्कों को भी हम पृथ्वी के तल के अंदर से खोद के निकालेंगे, इनको अयस्कों को हम खनिज पदार्थ बोल सकते हैं। कि अयस्क वे खनिज पदार्थ होते हैं जिनमें से धातुओं को निकालना आसान और सस्ता हो। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, वे खनिज पदार्थ
जिनमें से धातुओं को निकालना, धातुओं को निकालना, धातुओं को निकालना सरल व लाभदायक हो, अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। परिभाषा आपके सामने लिख दी है, एक बार फिर से देखते हैं क्या है। अयस्क वे खनिज पदार्थ जिनमें से धातुओं को निकालना सरल व लाभदायक हो, अर्थात खनिज पदार्थ निकाला हमने पृथ्वी के अंदर से खोद करके, उसमें धातु के अंश मौजूद है। अब उन धातु के अंशों को उसमें से निकालना आसान है, सरल है, लाभदायक तरीके से निकाल पा रहे हैं हम उसको। यहां पर दो दो जो नाम मैंने बताए हैं आपको, वो कौन कौन से बताए, एक तो सरल और एक लाभदायक। देखो हमारे पास वो ऐसा खनिज होना चाहिए जिसमें से धातु को आसानी से निकाला जा सके, बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत ना हो, बहुत सरलता पूर्वक जिससे धातु को निकालना आसान हो जिस खनिज से, तो उस खनिज को अयस्क कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरा जो यहाँ पे वर्ड है वो है लाभदायक। हमारे पास जो खनिज पदार्थ है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें से हम धातु को निकालें तो लाभ हो हमें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि खनिज ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर धातु तो उपस्थित है, उस धातु को निकालें तो हमें कुछ लाभ हो, तब तो वो खनिज पदार्थ जो है वो अयस्क कहलाएगा, नहीं तो वो खनिज ही रहेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लो हमने खनिज लिया, खनिज से धातु निकाली और धातु को निकालने में हमारे 100 रुपए खर्च हो गए, लेकिन जो धातु निकल के आई है जब हमने उसको बाजार के अंदर बेचा तो वो हमारी बिकी 50 रुपए की, तो उससे तो हमें नुकसान हो गया, तो वो फिर हमारे लिए अयस्क नहीं होगा, केवल खनिज मात्र है वो हमारे लिए। अयस्क कब होगा कि हमने उससे धातु निकालने तब 100 रुपए खर्च किए और हमारे उसके बाद वो बिक गई है 200 रुपए की, 300 रुपए की, तो जिससे हमें फायदा हुआ है तो वही खनिज पदार्थ क्या बोला जाएगा, फिर अयस्क बोला जाएगा। ठीक है, तो खनिज पदार्थ अयस्क हो सकते हैं कब, जब खनिज से धातु को निकालना सरल व लाभदायक हो। आ गया वो समझ, खनिज क्या होगा और अयस्क क्या होगा। ठीक है, अतः यहां पर आपको पता चल गया होगा कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। आइए अब हम कुछ अयस्कों के चित्र भी देख लेते हैं कि जब हम उनको पृथ्वी से निकालते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के यहाँ पर देखिए ये चित्र प्रस्तुत है, आप ध्यान से देखिए, इनको पहचान लीजिए। ठीक है, तो अभी आपने विभिन्न प्रकार के अयस्कों के चित्र देखे, आपने पहचान लिया होगा कि कौन सी धातु का अयस्क कौन सा है। आइए अब हम यहाँ पर उनके प्रकार के बारे में बात करते हैं कि जो धातुओं के अयस्क हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए धातु के अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, एक बार नजर डालते हैं इन पे। देखिए 4 प्रकार के अयस्क होते हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। नंबर 2 कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। नंबर 1 ऑक्साइड अयस्क, नंबर 2 कार्बोनेट अयस्क। नंबर 3 सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। और चौथा हमारे पास रहेगा हैलाइड अयस्क।
हैलाइड अयस्क। तो कितने प्रकार के अयस्क हुए हमारे पास यहाँ पर? हमारे पास यहाँ पर 4 प्रकार के अयस्क हुए। नंबर 1 ऑक्साइड अयस्क, नंबर 2 कार्बोनेट अयस्क, नंबर 3 सल्फाइड अयस्क, नंबर 4 हैलाइड अयस्क। एक एक को जानते हैं कि ऑक्साइड अयस्क क्या होते हैं। देखिए, यदि धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हो, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हो, तो वो जो धातु का अयस्क होगा वो ऑक्साइड अयस्क होगा। इसके उदाहरण देखें जरा कि कौन सी धातुओं के साथ ऑक्सीजन जुड़ी रहेगी। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इसके उदाहरण के रूप में बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे आपको उदाहरण पूछे तो आप क्या बताएंगे? जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होगा Al2O3 2H2O। देखिए यहां पर धातु है एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ी हुई है, तो बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है उसमें धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। और ऐसा अयस्क जिसमें धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो ऑक्साइड अयस्क कहलाता है। आपसे पूछा जाए ऑक्साइड अयस्क क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? वह अयस्क जिसमें धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो उसको धातु का ऑक्साइड अयस्क बोलेंगे। उदाहरण मैंने दिया बॉक्साइट का, और आप एक और दे सकते हो। लोहे का एक प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट, और हेमेटाइट का जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3, ये हेमेटाइट है। आप इसमें भी देख सकते हो भाई, धातु कौन सी है? आयरन, और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो कौन सा अयस्क होगा? ऑक्साइड अयस्क होगा। अभी हम चलते हैं कार्बोनेट अयस्क पर। कार्बोनेट अयस्क कौन सा होगा? वह अयस्क जिसमें धातु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हो, धातु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हो कार्बोनेट के रूप में। याद रखिए, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड आपको CO2 नहीं लिखा मिलेगा, उसमें आपको उसमें CO3 लिखा मिलेगा। पर CO3 कब बनेगा? जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आकर के जुड़ेगी। तो यदि धातु में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई है तो जो अयस्क होगा वो कौन सा होगा? कार्बोनेट अयस्क होगा। हम कार्बोनेट अयस्क के उदाहरण देखते हैं। सबसे जो हमारा कार्बोनेट, आइए यहाँ पर हम कुछ कार्बोनेट अयस्क के उदाहरण भी देखते हैं। जैसे जिंक का, जो जिंक धातु होती है उसका प्रमुख अयस्क होता है कैलामाइन। उदाहरण है इसका कैलामाइन। किसका उदाहरण है ये? किसका अयस्क है? जिंक धातु का। और जिंक धातु का इसका सूत्र क्या रहेगा? इसका सूत्र रहेगा ZnCO3। अब आप देख सकते हैं जिंक धातु है उसके साथ CO3 कब बना है? जब CO2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तब। तो जिंक कार्बोनेट, जिसको कैलामाइन बोलते हैं, जिंक का एक प्रमुख अयस्क है, और इस अयस्क को जिंक कार्बोनेट इसलिए कार्बोनेट अयस्क बोलते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं इसमें। चूने का पत्थर, जो घर में हम सफेदी करते हैं तो चूने का पत्थर लेके आते हैं, चूने के पत्थर को गर्म करते हैं जिससे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। तो जो चूने का पत्थर होता है ना, वो क्या है? वो कार्बोनेट अयस्क ही है। ठीक है, तो देखते हैं कार्बोनेट अयस्क में दूसरा हमारे पास उदाहरण है कौन सा? चूने का पत्थर। चूने का पत्थर, और चूने के पत्थर का जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहां पर भी देखिए धातु उपस्थित है कैल्शियम, और कार्बोनेट उपस्थित है, तो कौन सा अयस्क हो गया? कार्बोनेट अयस्क हो गया है। ठीक है, तो ये हमने दो अयस्क का यहाँ पर अध्ययन किया है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे अयस्क पर।
तीसरा जो यहाँ पर अयस्क है हमारा वो है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में क्या रहेगा, धातु के साथ सल्फर जुड़ी रहेगी। धातु के साथ क्या जुड़ा मिलेगा आपको, सल्फर। और सल्फाइड अयस्क के उदाहरण भी देखिए जरा। सल्फाइड अयस्क में जो जिंक धातु है उसका ही ले लेते हैं, तो जिंक धातु का है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड का जो सूत्र होता है ZnS। जिंक ब्लेंड ZnS, इसका सूत्र है ZnS। आप देख सकते हो यहां पर कि जिंक धातु है और सल्फर उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक ब्लेंड बोलते हैं अयस्क को। तो ये सल्फाइड अयस्क का उदाहरण हो गया। इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं, मरकरी। मरकरी का जो, जिसको हम पारा बोलते हैं, पारा जो होता है उसका प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार। ये सिनेबार वो कौन सा अयस्क है, सिनेबार जो है वो सल्फाइड अयस्क है। इसमें मरकरी जो Hg होगा उसके साथ सल्फर जुड़ा हुआ होगा, तो सिनेबार HgS क्या है, मरकरी का एक प्रमुख अयस्क है सिनेबार। अब मेरे पास एक बचता है, वो बचता है हमारे पास हैलाइड अयस्क। हैलाइड अयस्क कौन से होंगे, हैलाइड अयस्क वो होंगे जिसमें धातु के साथ हैलोजन जुड़े हुए हों। हैलोजन कौन होते हैं, हैलोजन वो तत्व होते हैं जो हमारी आवर्त सारणी में ग्रुप 17 में उपस्थित थे। कौन कौन से, देखिए कौन कौन से आ जाएंगे उसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले तत्व, इनको हैलोजन बोलते हैं हम। और ये हैलोजन अगर कोई भी जुड़ा हुआ है तो उसको हम हैलाइड अयस्क बोलते हैं। हैलाइड अयस्क के उदाहरण देखते हैं। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है, रॉक साल्ट। रॉक साल्ट, रॉक साल्ट अर्थात जो चट्टानों से नमक मिलता है वो। फॉर्मूला क्या होता है उसका, NaCl, ये सूत्र होता है। तो यहां पर जो NaCl है, ये NaCl रॉक साल्ट किसका, कौन सा अयस्क है, ये अयस्क है हैलाइड अयस्क। देखो हैलोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो जहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो किसी धातु के साथ तो वो किसका अयस्क हो जाएगा, हैलाइड अयस्क हो जाएगा, हैलाइड अयस्क कहलाएगा। और एक और उदाहरण लेते हैं हम इसी के अंदर। एक होता है सिल्वर, जो चांदी होता है उसका भी अयस्क होता है, और सिल्वर का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है सिल्वर क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। और फॉर्मूला क्या है उसका, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो कौन सा अयस्क हो गया, हैलाइड अयस्क हो गया, क्योंकि हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे पास यहाँ पर अयस्क के प्रकार। अयस्क 4 प्रकार के, ऑक्साइड अयस्क जिसमें धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, कार्बोनेट अयस्क जिसमें धातु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई होती है, सल्फाइड अयस्क वे अयस्क होते हैं जिसमें धातु के साथ सल्फर जुड़ी होगी, और हैलाइड अयस्क वो अयस्क होंगे जिसमें धातु के साथ हैलोजन जुड़े होंगे। तो अभी हमने देखा कि अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमारे पास मुख्य विषय है धातु क्रम अर्थात धातु निष्कर्षण। हम इस पर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, धातु निष्कर्षण, धातु को निकालना। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे एक अयस्क है और इसमें धातु भी उपस्थित है और अशुद्धियां भी उपस्थित है। धातु कम उपस्थित है, धातु का अंश कम है लेकिन अशुद्धियां ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, धातु को उन अशुद्धियों से अलग करना है। जब ये धातु अशुद्धियों से अलग हो जाएगी तभी हमारे उपयोग के लायक आएगी। तो इस अयस्क में से इस धातु को अलग करना, जिससे अशुद्धियां वो अलग हो जाए, धातु अलग हो जाए, इसी को हम बोलते हैं धातु निष्कर्षण। ठीक है, क्या होगा धातु निष्कर्षण, किसको कहेंगे धातु निष्कर्षण? धातुओं को उनके अयस्क से विभिन्न विधियों का उपयोग करके शुद्ध करना, अलग करना धातु निष्कर्षण कहलाएगा। क्या होगा धातु निष्कर्षण?
धातुओं को उनके अयस्कों में से विभिन्न विधियां लगाकर अलग करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। इसी को धातु क्रम भी कहते हैं, इसी को धात्वीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्वीकरण। आपसे किसी भी नाम से पूछा जाए धातु क्रम किसे कहते हैं, धातु निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं, धात्वीकरण क्या होता है, तीनों का एक ही जवाब है। धातुओं को उनके अयस्कों में से विभिन्न विधियों का उपयोग करके अलग अलग करना, शुद्ध करना धातु निष्कर्षण या धात्वीकरण कहलाता है या धातु क्रम कहलाता है। ठीक है। पूरे धात्वीकरण को अर्थात धातुओं के निष्कर्षण को चरणों में बांट देते हैं। ठीक है। तो पूरे धातुओं के निष्कर्षण को अर्थात धात्वीकरण को हम 4 चरणों में बांट देते हैं। देखें कौन कौन से 4 चरण जिनसे हम धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेंगे। वो 4 चरण कौन कौन से हैं? नंबर 1 अयस्क का सांद्रण। आप याद रखिएगा, अयस्क का सांद्रण ये हमारे पास पहला सामान्य चरण रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम धातु अयस्क में से जो आसानी से अलग होने वाली अशुद्धियां हैं उनको अलग कर देंगे, जैसे धो करके या चुंबक से या किसी रसायन का इस्तेमाल करके जो आसानी से अलग होने वाली अशुद्धियां हैं, जैसे मिट्टी है, रेत है, पत्थर के कण है या उसके साथ कोई लकड़ी वगैरह के तिनके हैं, उनको अलग करना है हमें, तो वो हम अयस्क के सांद्रण में करते हैं। इसको हम ड्रेसिंग ऑफ द ओर भी बोलते हैं। ओर को ड्रेस करना अर्थात साफ सफाई करते हैं। आप समझ गए होंगे। तो अयस्क का सांद्रण पहला हमारा चरण रहेगा, अयस्क का सांद्रण। ठीक है। अयस्क का सांद्रण करने से भी पहले जो हमें अयस्क मिलता है, जो हमने देखा कि जो अयस्क मिलता है हमें वो पत्थर के जैसे बड़े बड़े कणों के रूप में या बड़े आकार के रूप में मिलता है। तो हमें उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको कूट पीट कर छोटे छोटे कणों में बांट लेना है, अर्थात उसको क्रश कर देना है, उसको पीस देना है, पाउडर्ड फॉर्म में ले आना है, उसके छोटे छोटे कण बना देने हैं। फिर जब वो छोटे छोटे कण बन जाएंगे उसके बाद हम फिर अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क के सांद्रण में जैसा बताया उसमें आसानी से अलग होने वाली अशुद्धियों को अलग किया जाएगा विभिन्न विधियों के द्वारा। ठीक है। अब वो देखते हैं कि वो विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। पहली हाइड्रोलिक वॉशिंग, अर्थात जल से धोना, जल से धोना। दूसरा हमारे पास चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। तीसरा हमारे पास इसमें विधि रहेगी, वो रहेगी झाग प्लवन विधि। और चौथी इसके अंदर रहेगी हमारे पास रासायनिक पृथक्करण विधि, रासायनिक पृथक्करण विधि। इसके बाद जो हमारा दूसरा चरण आएगा वो रहेगा सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में बदलना। ये हमारे पास दूसरा चरण रहेगा, सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। इस सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने की कितनी विधियों का हम अध्ययन करेंगे? हम 2 विधियों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि 2 विधियां वो कौन कौन सी हैं। 2 विधियां जो हमारे पास यहां पे रहेंगी। नंबर 1 भर्जन,
जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। और दूसरी जो विधि रहेगी निस्तापन, कैल्सिनेशन। भर्जन और निस्तापन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो यहां पर जो हमारा तीसरा चरण रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए, तीसरा हमारे पास जो चरण रहेगा वो रहेगा धातु ऑक्साइड को धातु में बदलना। धातु ऑक्साइड को धातु में बदलना। धातु ऑक्साइड को धातु में बदलना, ये हमारे पास तीसरा चरण रहेगा। इसमें भी हमारे पास विधियां हैं, 3 विधियों का हम इसमें अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा जो हमारे पास यहाँ पे चरण रहेगा, चौथा चरण वो रहेगा धातुओं का शुद्धिकरण। धातुओं का शुद्धिकरण अर्थात प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो इन चारों चरणों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अयस्क का सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना, तीसरा है धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, और चौथा रहेगा धातु का शुद्धिकरण। ठीक है, अब हम एक एक को अध्ययन करते हैं डिटेल। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अयस्क का सांद्रण करते हैं। सबसे पहली विधि कौन सी थी हमारी? सबसे पहली जो विधि थी वो थी हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जल, वॉशिंग धोना, पानी से धोना, जल से धोना। हाइड्रोलिक वॉशिंग, जल से धोना पहली विधि है हमारी अयस्क का सांद्रण करने की। इस विधि में कैसे हम अयस्क का सांद्रण करते हैं वो देखते हैं। देखिए, नाम से भी पता चल रहा है हाइड्रोलिक वॉशिंग, जल से धोना। तो इसमें क्या किया जाएगा? हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर या जल से जो हम धोते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक ढलवां तल होता है। ये देखिए, आप इधर ध्यान दीजिए, ये एक ढलवां तल है। ये इस ढलवां तल के ऊपर बीच बीच में ये लाइनिंग बनाई होती है। लाइनिंग का मतलब यहाँ पर इसको खुरदरा किया हुआ है, इसमें खांचे बनाए हुए हैं। ये खांचे बनाए हुए हैं इसके अंदर। किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि इसके अंदर धातु फंस जाए। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। जो हमारे पास पिसा हुआ अयस्क था उसको हम यहाँ पे रखते हैं। जिस अयस्क का सांद्रण करना है, जिस अयस्क में हमें हाइड्रोलिक वॉशिंग विधि इस्तेमाल करनी है, उस अयस्क को यहाँ पर क्या रखा हुआ है? पिसा हुआ अयस्क। पिसा हुआ अयस्क यहाँ पर रखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, और ऊपर से हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम इसके ऊपर जल डाल देंगे। जल, जब हम इस पिसे हुए अयस्क पर जल डालते हैं तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? जो अयस्क के अंदर ऐसी अशुद्धियां हैं जो पानी में घुल सकती हैं या जो पानी में तैरती हैं, वो क्या करेंगी? वो इस जल के साथ मिल जाएंगे और इन जल के साथ मिलकर जल के साथ नीचे बनेंगे। ठीक है, तो जल ने क्या किया? जल ने पानी में घुलने वाली और पानी में तैरने वाली जो अशुद्धियां थी उनको यहाँ अयस्क से अलग कर दिया। तो जैसे ये तेज प्रेशर से इसके ऊपर पानी आएगा तो जल और पिसा हुआ अयस्क दोनों मिलकर के इस ढलवा तल पे नीचे की ओर बहने लगेंगे। और जब वो नीचे की ओर बह रहे हैं तो जो धातु है, धातु के जो कण है वो भारी है। भारी होने की वजह से
वो ये जो खांचे बनाए हुए थे इसके ऊपर रफ सरफेस बनाया हुआ था, उसमें वो फंसते चले जाएंगे। धातु के कण पूरे तरीके से बहकर नीचे नहीं पहुंचेंगे, यहां तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि वो इसके अंदर फंस जाएंगे। तो ये क्या हो गए यहाँ पर धातु के कण, जो धातु के कण हैं वो इसके अंदर फंस गए हैं, इस रफ सरफेस में फंस गए हैं, इन खांचों के अंदर फंस गए हैं। बाकी जो अशुद्धियां थी, कौन कौन सी अशुद्धियां? जल में घुलने वाली, याद रखिए आप, जल में घुलने वाली और जल में तैरने वाली, जल में घुलने वाली और जल में तैरने वाली जो अशुद्धियां होंगी, जो अशुद्धियां होंगी वो अशुद्धियां जल के साथ मिलकर नीचे आ जाएंगी। यहाँ पर अशुद्धियां मिलेंगी। वो अशुद्धियां कौन सी हैं? वो अशुद्धियां वो हैं जो जल में घुल सकती थी या जल में तैर सकती थी। जल लिया और जो हमारे पास पिसा हुआ एस्क है उसके ऊपर जल डालना, तेज प्रेशर से जैसे ही उसके ऊपर जल डलेगा तो जल क्या करेगा? उस अयस्क के कणों में जो जल में घुलने वाली और जल में तैरने वाली जो अशुद्धियां हैं वो जल के साथ मिलके बह के नीचे की ओर चल पड़ेंगी उस तल पर। और जो धातु के कण हैं वो भारी होंगे, भारी होने की वजह से वो ये जो यहाँ पर खुरदरा तल बनाया हुआ था हमने, इसमें फंस जाएगी। वो अशुद्धियां नीचे बह करके पहुंच गई है और धातु इसमें फंस के रह गई है। जो धातु के कण है वो हम यहाँ से बाद में हटा देंगे और अशुद्धियां अलग हो गई। इस विधि को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग या जग से धोना कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसको हम कौन से अयस्कों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसको हम मुख्यतः ऑक्साइड अयस्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन से अयस्क हम लेंगे जिनका हम हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे? वो होंगे ऑक्साइड अयस्क। तो ऑक्साइड अयस्कों के लिए हम हाइड्रोलिक वॉशिंग विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी विधि पर आते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी दूसरी विधि, और वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में हम उन धातुओं का पृथक्करण करते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, जिनको चुंबक अपनी ओर खींचता है। वो कौन कौन सी है? लोहा, कोबाल्ट, निकल। तो उसमें हम चुंबकीय पृथक्करण विधि इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, दो पहिए होंगे हमारे पास, ये पहिया एक है और ये दूसरा पहिया है। इसमें से एक पहिया जो है वो चुंबक का बना हुआ है और दूसरा जो पहिया है वो अचुंबकीय है, अर्थात किसी का भी बना हो सकता है, जैसे लकड़ी वगैरह का बना हुआ है। ठीक है, और दोनों पहियों को क्या करते हैं? एक कॉमन बेल्ट से जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये कॉमन बेल्ट है, उनसे उन दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो पिसा हुआ अयस्क है उसको यहाँ पे एक बर्तन के अंदर ले लिया जाता है। ये है यहाँ पर पिसा हुआ अयस्क, पिसा हुआ अयस्क। इस पिसे हुए अयस्क को हम यहाँ से इस बेल्ट के ऊपर गिराते हैं और इस बेल्ट को हम घुमाने लगते हैं। जब ये बेल्ट घूमने लगती है तो इस पे गिरा हुआ अयस्क जो है वो उस बेल्ट के साथ 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 यहाँ चुंबक वाले पहिए के पास आ जाता है। और जब चुंबक वाले पहिए के पास आ जाता है तो चुंबक क्या करेगा? उसमें यदि लोहा, कोबाल्ट, निकल ये धातु अगर है तो उनको ये अपनी ओर खींचेगा, उन पे एक बल लगाएगा जिसको चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल होने की वजह से वो क्या होंगे? वो इसकी तरफ खींच जाएंगे और खींच जाएंगे तो वहां पे अलग ढेर बनाएंगे। इस तरीके से वो अलग ढेर के अंदर गिरेंगे। यहाँ पे कौन सी रहेगी? वो धातु रहेगी जो चुंबक की ओर आकर्षित हो रही थी। कौन कौन सी धातु हो सकती है? वो लोहा, कोबाल्ट, निकल ये धातु हो सकती है जो यहाँ गिरेगी। अब वो अशुद्धियां रह गई,
वो दूसरे तत्व रह गए जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उनका क्या होगा? अब चुंबक उनको आकर्षित नहीं करेगा तो जैसे उनको यहाँ पे गिरने का मौका मिलेगा वो यहाँ पे गिर जाएंगे अलग से, वो अलग से गिर जाएंगे। उसमें क्या रहेंगी? अशुद्धि, अशुद्धि। तो सारी की सारी जो अशुद्धियां हैं वो हमारी यहाँ पे दूसरे बर्तन के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, ये बर्तन नंबर 1 है, ये बर्तन नंबर 2 है। मैं आपको इस विधि को एक बार फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। चुंबकीय पृथक्करण विधि में आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे धातुओं को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं? एक चुंबक का रोलर लेते हैं, एक चुंबक के अलावा लकड़ी, प्लास्टिक या किसी भी अन्य जो वस्तु है उसका हम रोलर लेते हैं। पर ये इसकी खासियत होनी चाहिए कि उसमें चुंबकीय गुण नहीं होना चाहिए। हमने लिया और दोनों को एक कॉमन बेल्ट के साथ जोड़ दिया। जब हम कॉमन बेल्ट के साथ जोड़ के उसके ऊपर पिसा हुआ अयस्क डालते हैं और उस बेल्ट को घुमाते हैं तो वो जो अयस्क है पिसा हुआ वो घूमता हुआ आएगा चुंबकीय रोलर के पास। चुंबकीय रोलर क्या करेगा? चुंबकीय रोलर उसमें से जो चुंबक की ओर आकर्षित होने वाली धातुएं हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, उनको अलग कर देगा और जो अचुंबकीय हैं जिनको चुंबक नहीं खींच पा रहा अपनी तरफ, उनको अशुद्धियों को अलग बर्तन में इकट्ठा कर देगा। इस प्रकार अलग अलग बर्तन में, बर्तन 1 में अशुद्धियां इकट्ठी हो गई हैं और बर्तन 2 के अंदर जो हमारे पास धातुएं थी वो अलग हो गई हैं। इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं।